अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक मोशन के साथ मैं दानियल आरिफ एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज इस टॉपिक के साथ, इस पार्ट 1 के साथ हम क्या करेंगे, हम मोशन चैप्टर को पूरा कैप्चर करेंगे और 1 बाय 1 इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक डेफिनेशन देखेंगे ताकि मोशन जो एक बेसिक टर्म है फ़िज़िक्स की सब्जेक्ट में, वो हम अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो देखते हैं आज के जो हमारे कंटेंट्स हैं उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअली क्या चीज़ होती है और इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। अमूमी तौर पर स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते और अक्सर मकामात पर जब वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ते हैं तो वो दोनों को एक ही तस्वुर करते हैं, जबकि फ़िज़िक्स की ज़बान में वेलोसिटी स्पीड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके मामलात कुछ और हो जाते हैं, जिसमें हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। तीसरी चीज़ है हमारे पास एक्सीलरेशन, जो कि फ़िज़िक्स की ज़बान में, फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में बहुत अहमियत के हामिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल्स में, अक्सर प्रॉब्लम्स में, अक्सर एनालिटिकल सॉल्यूशंस में आपको एक्सीलरेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एक्सीलरेशन का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको एक्सीलरेशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या चीज़ और इसका फ़िज़िक्स में क्या इन्फ्लुएंस है। तो एक्सीलरेशन को भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। और ऑब्वियसली जैसे लास्ट में हम हमेशा करते हैं कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो हम हमेशा उनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले आते हैं, जो देखते हैं बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड मोशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, नंबर पार्ट 1 जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, इसमें हम मोशन के बारे में बिल्कुल डीपली हम समझेंगे कि एक्चुअली मोशन क्या चीज़ है, फ़िज़िक्स में इसका क्या इन्फ्लुएंस है। ठीक है, लेकिन मोशन को समझने के लिए उसकी बेसिक टर्म्स समझना होती हैं। जैसे कि फ़िज़िक्स को समझने के लिए हमने सबसे पहले फ़िज़िक्स की ब्रांचेस और फ़िज़िक्स की डेफिनेशन समझी थी। सिमिलरली मोशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टॉपिक्स, जो मेन डेफिनेशंस इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, हम उनको समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिस्प्लेसमेंट की जब बात की जाए तो बहुत ही आसान सी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी। जब भी किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा, अब चेंज कैसे आएगा, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से आप कहीं भी जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप इस डायग्राम में देखें अगर, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी, हमारी बॉडी लेट सपोज़ इस ए से स्टार्ट हुई और उसने यहाँ से सफ़र तय करना शुरू किया और इस तरह से घूमती घुमाती यहाँ बी पर पहुँची। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पोजीशन के अंदर चेंज आया। पोजीशन के अंदर चेंज कैसे आया, वो यहाँ से इस तरह से सफ़र तय हुआ और इसकी पोजीशन में चेंज आया। तो ये जो पोजीशन में चेंज आना है, ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लेके इस ए से लेके इस बी पॉइंट तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो क्या है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर। तो ये वाला जो एरो है, ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इस चेंज को मैं कहता हूँ कि जनाब ये डिस्प्लेसमेंट है। जबकि इस डायरेक्शन में जो एक्चुअल डिस्टेंस में चेंज आया था, इसको मैं कहता हूँ जनाब ये इस बॉडी का डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब भी किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। याद रखें, बॉडी ए से बी पर गई इस रास्ते से है, लेकिन ये रास्ता एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, डेट्स वाई इस रास्ते को मैं कहूँगा डिस्टेंस। जबकि जब मैं फ़िज़िक्स की ज़बान में इस ए को इस बी के दरमियान एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखूँगा, तो ये डायरेक्शन मेरे लिए क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, और अगर आसान अल्फाज में बात करूँ तो द शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से इस तरफ भी घूम सके जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता है वो क्या है कि आप ए से बी की तरफ यहाँ से यहाँ आएँ, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। The velocity of a body is defined as the change of its displacement with respect to time। देखें, अगर हम डेफिनेशन को इसे आसानी के साथ समझने की कोशिश करें ना, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर हल्की सी हम इसकी थोड़ी सी कोशिश करेंगे इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाए, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है।
अब मिसाल के तौर पर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किस तरह से डिफाइन होती है, चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ। अगर किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या क्रिएट हो रही है, वेलोसिटी क्रिएट हो रही है। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ पर वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी क्रिएट ही तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, बॉडी रेस्ट पर है, तो वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और बॉडी मूवमेंट में है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। अगर ऑल्टरनेटिवली बात करें तो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजिशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, हर गुजरते वक्त के साथ, ठीक है। चेंज ऑफ इट्स पोजीशन यानी कि हर गुजरते वक्त के साथ पोजीशन के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम को देखते हुए। कंसीडर करें एक बॉडी है जो कि मूवमेंट में है, सपोज कर लें एक कार है या बाइक है, ठीक है। और आप इस डायग्राम को अपनी नज़र में रखिएगा। द पाथ ऑफ इट्स मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ए सी एज शोन इन फिगर। इस फिगर में शो हो रहा है कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई ए से और इस तरह से मूवमेंट करती हुई सी तक मूव कर गई, ठीक है। एट टाइम t1 लेट द बॉडी एट पॉइंट P। अब आप सपोज़ करें कि कोई एक टाइम है जिसको, वो कुछ भी हो सकता है, 2 आवर्स या 2 AM 2 PM, उसको हमने कंसिडर कर लिया T1। उस T1 टाइम पे जो बॉडी थी वो किस पॉइंट पर थी, P पर। ये रहा वो पॉइंट P1, ठीक है। इट्स पोजीशन एट द इंस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओराइजन O इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर OP। अब सपोज़ करें कि मैं यहाँ से इस पॉइंट O से खड़ा हुआ इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसकी पोजीशन इस वक्त क्या है, OP। ये यहाँ से P पॉइंट पर इसकी पोजीशन है OP, ठीक है। ओके, लेट्स सी एट लेटर टाइम T2 लेट द बॉडी बी एट पॉइंट Q डिस्क्राइब्ड बाय वेक्टर R2। अब सपोज़ करें कि कुछ वक्त के बाद, जो भी वक्त हुआ, आधा घंटे के बाद, 5 मिनट बाद, अब जो टाइम लिया हमने वो उसको कंसिडर कर लिया T2। और इस वक्त जो बॉडी है वो किस पॉइंट पर है, पॉइंट Q पर, इस पॉइंट पर। तो अब इस ओराइजन से खड़ा हुआ मैं दोबारा जब इसकी पोजीशन देखूंगा तो ये OQ यानी कि R2 जो वेक्टर है ये मुझे इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करेगा। T1 पर OP, T2 पर OQ। R1 और R2 मैंने इन दो वेक्टर्स को नाम दे दिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है OP जो है वो R1 के बराबर है और R2 जो है वो किसके बराबर होगा, OQ के बराबर होगा। एज अ बॉडी मूव्स फ्रॉम P to Q इन टाइम डेल्टा T यानी कि T2 माइनस T1 इट अंडरगोज अ चेंज इन पोजीशन डेल्टा R R2 माइनस R1। अभी कह रहे हैं कि जैसे कि आपकी बॉडी जो है वो मूव करेगी P से Q में जब मूव करी तो यकीनन वहाँ पर टाइम के अंदर कोई चेंज आया होगा। और चेंज की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइनल वाली रीडिंग में से पहली वाली रीडिंग को माइनस कर लेंगे। डेल का मतलब होता है चेंज और डेल के साथ जो भी चीज़ लगी होगी उसका चेंज। डेल टी का मतलब टाइम का चेंज, और टाइम का चेंज कैसे मालूम होगा, टाइम की फाइनल रीडिंग यानी कि बाद वाली रीडिंग में से पहली वाली रीडिंग को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बॉडी जो मूव कर रही है P से Q में तो यकीनन वहाँ पर टाइम के अंदर चेंज आया होगा। ऑब्वियसली सी बात है, टाइम के अंदर आए चेंज के बगैर आप मूवमेंट कर ही नहीं सकते, टाइम तो गुजरेगा, आप टाइम को नहीं रोक सकते। इट अंडरगोज अ चेंज इन पोजीशन, उसकी पोजीशन के अंदर भी चेंज आएगा। पोजीशन के अंदर चेंज, अब चेंज किसी भी चीज़ का हो, चाहे टाइम का या पोजीशन का, हमेशा फाइनल में से माइनस इनिशियल को माइनस करते हैं। फाइनल वाला R2 था, इनिशियल वाला R1 था, तो मैंने R2 को R1 में से माइनस कर दिया। दोबारा डेफिनेशन पे आए तो क्या डेफिनेशन है, चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो मेरे पास सामने क्या बन रहा है, V एवरेज वेलोसिटी जो है वो डेल R डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने डेल R क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है और चेंज इन टाइम की बात हो रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये देखिए कि सपोज़ करें कि आपका जो टाइम का चेंज है वो बहुत स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटे से वक्फे के बाद, यहाँ तो हमने बहुत बड़ा वक्फा लिया है, बहुत ही छोटे से वक्फे के बाद हमने उसकी पोजीशन के अंदर चेंज देखा। तो इस सूरत हाल में हम टाइम की लिमिट लगा देंगे टेंड्स टू ज़ीरो। इस सूरत हाल में जब आपकी टाइम की लिमिट ज़ीरो की टेंड्स चले जाती है तो हम ऐसी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इफ़ द टाइम चेंज इज़ वेरी स्मॉल, टाइम का जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल होगा, तो जो आपका डेल्टा टी है वो लिमिट उस पर ज़ीरो लग जाएगी। और जब डेल्टा टी के पर ज़ीरो की लिमिट लगती है तो ऐसी वेलोसिटी को या ऐसी किसी भी पैरामीटर को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके,
वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अच्छा, ये जो टाइम और डिस्टेंस के दरमियान मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लें कि कुछ बेसिक टर्म्स एंड ट्रायंगल्स की उसको समझ में आना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम ट्रायंगल्स की जानिब बढ़ते हैं। ओके, इसको बंद करते हैं यहाँ से। पहले पॉइंटर ऑप्शन, पेन, इंक, पेन, ठीक है। ट्रायंगल की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ नज़र आता है जनाब ऐसा ट्रायंगल जिसके तमाम एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर आप देखें तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तमाम एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे उनको हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल लाजमी 90 का होगा और बाकी दो एंगल का जब आप दोनों को सम करेंगे तो वो भी 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एंगल लाजमी अगर 90 का आ जाता है और बाकी दो एंगल को सम करने पर 90 आता है तो ऐसा ट्रायंगल आपका कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और एक और ट्रायंगल की हमारे पास टाइप क्या है, एक ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल लाजमी 90 से ग्रेटर होगा, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब जब मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप तीन अल्फाज सुनेंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसी दो लाइंस जिनके साथ मिलकर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ऐसी दो लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस होती हैं। और इस 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली ये लाइन, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब आप यहाँ से देखेंगे तो नीचे वाली चीज़ बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा। याद रखें हमेशा हाइपोटेन्यूज को पहचानने के क्या तरीक़ेकार है कि जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली लाइन होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बढ़ते हैं दोबारा अपनी स्लाइड की जानिब। ओके, पॉइंटर ले लें, पॉइंटर। When a body moves with uniform velocity, it will travel equal distance in equal intervals of time. अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो हर गुजरते वक्त के साथ एक जैसा सफ़र भी तय करेगी। अगर मिसाल के तौर पर 20 मीटर पर सेकंड के साथ सफ़र तय कर रही है तो 2 मिनट बाद जितना सफ़र तय करेगी उतना ही अगले 2 मिनट बाद, फिर उतना ही अगले 2 मिनट बाद, तो एक जैसा सफ़र तय होगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे मेरे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है। 2 सेकंड बाद 2 मीटर का सफ़र तय हुआ तो यहाँ पर आया, फिर 2 सेकंड बाद 2 मीटर का सफ़र तय हुआ तो यहाँ पर आया, फिर 2 सेकंड बाद, इस तरह से मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस स्ट्रेट लाइन को मैंने अगर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करूँ, यहाँ से लेके ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया और ये ओरिजिन आ गया ओ, इस पॉइंट को ए का नाम दूँ, इस पॉइंट को बी का नाम दूँ, तो मेरे पास यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी बन रहा है। अगर मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है ये वाली, इस पूरी लाइन पर क्या वेलोसिटी है, तो ये ओ ए यानी कि वेलोसिटी बराबर हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन किसके बराबर है, ए बी के। टाइम क्या है मेरे पास, ये वाली लाइन, और टाइम किसके बराबर है, ओ बी के। तो जब आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो आप सिंपल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं और इससे अपनी वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। अगर वेलोसिटी आपके पास सिमिलर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इस सूरत हाल में आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सपोज़ करें कि आपकी बॉडी इस तरह से मूव करती, ये आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ है, यानी कि 2 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी, आपका डिस्टेंस इतना सफ़र तय हुआ, फिर अगले 2 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता आपका डिस्टेंस बढ़ता गया, यानी कि आपकी वेलोसिटी कम वक्त में ज़्यादा सफ़र तय होने लगा, इसलिए ये एक कर्व आया। याद रखें जब भी वैल्यू वेरिएबल होती है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि उसके अंदर कर्व होता है। अब सपोज़ करें कि आप इस पूरी जर्नी के अंदर इस पॉइंट ए पॉइंट पर पता करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, तो ये पता करने के लिए आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद फिर वही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन अब ओ एफ नहीं बल्कि जहाँ पर इस टेंजेंट की लाइन आएगी उसको आप एक नया नाम देंगे और ई एफ बन जाएगा आपका टाइम और जी एफ बन जाएगा आपका डिस्टेंस। और सिमिलरली अगर वेलोसिटी मालूम करनी है आपको पॉइंट ए पर, तो जी एफ डिस्टेंस डिवाइड बाई ई एफ टाइम बन जाएगा, ठीक है।
ओके, अब बारी है एक्सेलरेशन की। वी नो डैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम ये जानते हैं कि बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर कोई भी बॉडी डिस्टेंस सफ़र तय कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यकीनन वो किसी न किसी वेलोसिटी में है। इट कैन बी चेंज बाय द चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी मिकदार में इजाफा करूँ तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान सी अल्फाज से बात करें तो बाइक अगर तेज़ चल रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बाइक स्लो चल रही है तो उसकी वेलोसिटी कम है। तो जब भी हम बाइक में सफ़र करते हैं तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, हम कभी तेज़ चलाते हैं, कभी स्लो चलाते हैं। सिमिलरली बाइक हो या कार हो, किसी भी व्हीकल की बात हो तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ सकता है। वेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। याद रखें, एक्सेलरेशन बिना वेलोसिटी में चेंज आए क्रिएट नहीं हो सकती। जहाँ वेलोसिटी में चेंज आएगा, अब चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव हो यानी कि वो कम से ऊपर की तरफ जा रही हो या ऊपर से कम की तरफ आ रही हो, दोनों सूरत हाल में एक्सेलरेशन क्रिएट होती है। लेकिन एक्सेलरेशन क्रिएट होने की शर्त क्या है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज लाजमी आए। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आएगा तो वहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो वहाँ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी। अब डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो किस पर, कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। अब आप सपोज़ करें कि आपके पास किसी भी टाइम पर, उसको हम t1 कर लेते हैं, तो बॉडी जो है वो इस पॉइंट पर है, A पॉइंट पर, और वो मूव कर रही है v1 के साथ। कुछ टाइम बाद t2 पर हमने कुछ टाइम नोट किया, उसका नाम t2 रखा, और अब जो बॉडी है वो किस पॉइंट पर है, इस b पॉइंट पर, और अब जो वेलोसिटी है उसकी वो है v2, यानी कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ और थी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ और है, यानी कि वेलोसिटी के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। वेलोसिटी का चेंज कैसे मालूम होता है, डेल v, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, v2 माइनस v1 आ जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, एक्सेलरेशन है ही क्या चीज़, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हर गुजरते वक्त के साथ वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो डेल v अपॉन डेल t एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। डेल v को v2 माइनस v1 भी लिख सकते हैं, और डेल t को t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं, या शॉर्ट में आप डेल v अपॉन डेल t कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली जिस तरह से हमने वेलोसिटी का सीखा था, वैसे ही यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है कि अगर आपके पास वेलोसिटी का चेंज आपने नोट किया है बहुत कम वक्त में, और इतना कम वक्त कि आप टाइम को ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं, तो इस सूरत हाल में जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी टाइम डेल t टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा, हम उस पैरामीटर को इंस्टेंटेनियस के नाम से पुकारेंगे, अब चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो एक्सेलरेशन हो। अच्छा, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिक्रीजिंग, अब बॉडी अगर वेलोसिटी की डिक्रीज़ हो रही है यानी कि तेज़ी के साथ चलती हुई बाइक स्लो हो गई, तो इस सूरत हाल में जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बाज़ औक़ात पर रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। सिमिलरली जिस तरह से हमने वेलोसिटी का ग्राफ देखा था, इसी तरह से यहाँ हम एक्सेलरेशन का ग्राफ देखेंगे, और इस टाइम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, फिगर शोज दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दो फिगर्स हैं, अगर हमारे पास बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है कि आपकी जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है वो एक जैसी हो रही है, यानी कि हर 2 सेकंड बाद वेलोसिटी के अंदर एक जैसा चेंज आ रहा है, फिर एक जैसा, मतलब वेलोसिटी एक जैसी स्पीड के साथ बढ़ रही है या फिर एक जैसी स्पीड के साथ कम हो रही है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, आपकी बॉडी की जो स्पीड होगी, आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, उसके अंदर चेंज तो आ रहा होगा मगर मुख्तलिफ, मतलब कभी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, कभी बहुत ज़्यादा कम, कभी बहुत ज़्यादा तेज़, कभी बहुत ज़्यादा कम। तो इस सूरत हाल में जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही होगी वो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस ओ पी को, एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम यानी कि पी क्यू डिवाइड बाय ओ क्यू कर देंगे। और यहाँ वेरिएबल में कर्व है, अगर मुझे इस पॉइंट पर पता करना है कि वेलोसिटी कितनी है तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा और इस टाइम एम एन डिवाइडेड बाई एल एन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइम पूरा ओ से लेके एन तक नहीं लेंगे, बल्कि जहाँ टेंजेंट आ रहा होगा वहाँ से, उस पॉइंट से आप वैल्यू को लेंगे।
ओके, न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अभी हमने अच्छी तरीके से समझा कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर रेडी किए हैं, इसको हम देखेंगे और उसके साथ आज का हमारा टॉपिक हम ख़त्म करेंगे। लेकिन इसको अच्छी तरीके से पहले हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे देखें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की सबसे मेन शर्त ये होती है कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर पूछा गया सवाल का मतलब समझ में आता हो। अगर आप उसको इंटरप्रेट करने के काबिल हैं तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो अपने आप को हमें इस काबिल बनाना है कि हम सवाल क्या हो रहा है, हम उसके जवाब को ढूंढने की कोशिश कर सकें, हम सवाल के मायने बना सकें अपनी ज़ुबान में। अब इसको देखते हैं हम वर्ड बाय वर्ड। एक कार है जो कवर कर रही है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, 100 मीटर का, कितने सेकंड्स में, 50 सेकंड में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो बताएं उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। दोबारा देखें, एक कार है जो 50 सेकंड में 100 मीटर का सफ़र तय कर चुकी है। बताइए वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। तो जनाब डेटा बनाएंगे। सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि मैंने यहाँ डिस्टेंस गिवन है लेकिन मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की वजह से ये डिस्टेंस अब क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। और कितना आ गया, 100 मीटर। टाइम यहाँ कितना गिवन है, 50 सेकंड्स। मालूम क्या करना है, वेलोसिटी। सॉल्यूशन में जाएंगे। वेलोसिटी का हमें फार्मूला हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, del r अपॉन del t होता है। del r का मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 50, डिवाइड करेंगे 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी निकल कर आ गई, यानी कि जो गाड़ी थी वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ सफ़र तय कर रही थी, इसलिए 50 सेकंड में उसने 100 मीटर का सफ़र तय कर लिया। सिमिलरली, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अप्रोच द हाइएस्ट वेलोसिटी ऑफ इट्स जर्नी विच इज़ 50 मीटर पर सेकंड। एक कार है, रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि फर्स्ट वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि वो रेस्ट पर खड़ी थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। और जो उसकी हाईएस्ट वेलोसिटी गई वो कितनी गई, 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि उस पूरे सफ़र के दौरान उसने सबसे तेज़ गाड़ी चलाई, वो ये इस स्पीड के साथ चलाई, 50 मीटर पर सेकंड के साथ चलाई। कितने घंटे में, कितने टाइम में, 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि यूनिट्स जो है वो आपने जो ऐसा यूनिट सिस्टम है उसी को लेना है। उसके ऊपर मैं अपना टॉपिक जो है हम पहले ही लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं, अगर आपको उसमें कोई इशू हो तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें बेसिक जो हैं ये पता होंगी कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं और हम उसको 3600 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर इस न्यूमेरिकल के मायने समझे जाएँ तो एक कार है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी कि मूवमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो भी 0 होगी क्योंकि गाड़ी रेस्ट पर खड़ी हुई है, और अप्रोच कर रही है हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ इट्स जर्नी विच इज़ 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना है, 1 आवर, यानी कि 3600 सेकंड्स। उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ लिखा हुआ है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 500 मीटर, यहाँ 500 गलती से ले लिया है, ये 50 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 50 गिवन है, यहाँ 0 एक एक्स्ट्रा लग गया है, 50 मीटर सेकंड है। अच्छा, इनिशियल टाइम, पहला टाइम 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी रेस्ट पर थी तो टाइम भी 0 था। फाइनल टाइम यहाँ पर 1 आवर दिया हुआ है, तो 1 आवर को मैंने कन्वर्ट कर लिया 3600 सेकेंड्स के अंदर। अब हमारे पास तकरीबन जितना भी डेटा है वो कंप्लीट हो गया। मालूम क्या करनी है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला हम जानते हैं, v2 - v1 डिवाइड बाई t2 - t1। यहाँ पर v2 क्या है, 550, याद रखिए 500 नहीं है 50 है, माइनस v1 कितना था, 0, t2 कितना है 3600, माइनस t1 कितना है 0, 50 - 0 50, 3600 - 0 3600। जब इसको हम कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया है, ये भी मैं अच्छी तरह से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशन में, तो आप उसको देखिएगा तो ये प्रॉब्लम आपकी वहाँ पर हल हो जाएगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप लाजमी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपकी तमाम क्यूरीज़ का जवाब देने के लिए। और मोशन के जो हम सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसका पार्ट 1, इस इंशाल्लाह पार्ट 2 बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा, पार्ट 3, पार्ट 4। कोशिश करूँगा कि बहुत आसान तरीके से जो भी आपको समझा सकूँ वो आपके समझ में आ सके। आपकी मोहब्बतों का और आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।